12वीं कक्षा के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 13 के प्रमुख या महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 13 के जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहां से प्रतिवर्ष 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग सारे प्रश्नों को गौर से सुनेंगे और सुनने के उपरांत इसे जरूर अपने कॉपी में शेयर कर लेंगे। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? चंपारण सत्याग्रह क्या है अथवा चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? या चंपारण किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। 3 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आप लिखेंगे 19वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध किया। इस अनुबंध के अनुसार किसानों को उसके 20 कट्ठा जमीन के 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना होता था, निश्चित रूप से। लेकिन यह व्यवस्था किसानों के लिए हितकर नहीं था, हानिकारक था। किसान इस व्यवस्था से मुक्त होना चाहते थे। इसी दौरान महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। चंपारण पहुंचने के बाद चंपारण के किसानों के दुर्दशा को देखा, उनकी समस्या को जाना और चंपारण के किसानों की समस्या के समाधान के लिए नीलहों के अत्याचार से, गोरे बागान मालिकों के अत्याचार से किसानों को मुक्त कराने के लिए 1917 ईस्वी में एक आंदोलन प्रारंभ किया। उसी आंदोलन को हम चंपारण सत्याग्रह या चंपारण किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से 25% अवैध वसूला गया रुपया किसानों को वापस कराया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर सिंह, बृज किशोर प्रसाद जैसे लोग शामिल थे। दूसरा प्रश्न है आज का, चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे? चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे, मतलब महात्मा गांधी ने चंपारण में आंदोलन क्यों किया, चंपारण में सत्याग्रह क्यों किया? ऐसा प्रश्न हो तो आपका उत्तर होगा, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित कारणों से चंपारण में सत्याग्रह किया अथवा चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, नीलहों का अत्याचार। नंबर 2, किसानों से अवैध वसूली। नंबर 3, 3 कठिया प्रणाली। इन्हीं 3 कारणों से महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था या चंपारण में आंदोलन किया था। तो आज का तीसरा प्रश्न है, 3 कठिया व्यवस्था क्या है अथवा 3 कठिया व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, 3 कठिया व्यवस्था चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ की गई एक अनुबंध था। 3 कठिया व्यवस्था चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ की गई एक अनुबंध था। इस अनुबंध के अनुसार सभी चंपारण के किसानों को अपने 20 कट्ठा जमीन के 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। चौथा प्रश्न है आज का, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन पर टिप्पणी लिखे अथवा अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन 1919 ईस्वी में प्लेग बोनस को लेकर प्रारंभ किया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन में श्रमिकों ने मिल मालिकों से प्लेग बोनस की मांग किया,
लेकिन मिल मालिकों ने श्रमिकों को प्लेग बोनस देने से इनकार कर दिया। जब श्रमिक इस समस्या को लेकर महात्मा गांधी के पास गए तो महात्मा गांधी ने भी मिल मालिकों से बात किया। महात्मा गांधी के बात को भी मिल मालिकों ने ठुकरा दिया। अंततः महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। इसे मिल मालिक झुके और मजदूरों को 35% बोनस देने को तैयार हो गया, जिससे महात्मा गांधी आंदोलन को वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, खेरा सत्याग्रह क्या है, या खेरा सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, अथवा खेरा किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा खेरा सत्याग्रह जो 1918 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के खेरा में बरसात न होने के कारण किसानों का फसल बर्बाद हो गया। किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, खराब हो गई। वे माल गुजारी देने के लायक नहीं रहे। अतः किसानों ने सरकार के सामने सिफारिश की कि हमारा लगान माफ कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने लगान या मालगुजारी माफ करने से इनकार कर दिया। अतः किसानों महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया और कर न दो का नारा लगाया दिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक जैसे प्रसिद्ध नेता शामिल थे। लेकिन सरकार इस आंदोलन में थोड़ा सा नरम नीति अपनाई और घोषणा कर दिया, जो किसान गरीब हैं, लगान देने में सक्षम नहीं हैं, उनके लगान को माफ किया जाता है, लेकिन जो किसान लगान देने में सक्षम हैं वे लगान जरूर देंगे और लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है, अथवा रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा भारत में उठ रहे राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए, भारत में उठ रहे राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए ब्रिटेन की संसद ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1918 ईस्वी में एक दमनकारी कानून पारित किया। उसी दमनकारी कानून को हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। यह एक्ट 1919 ईस्वी में इंडिया आया, मतलब भारत में आया। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहते हैं। प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहते हैं। आपका उत्तर होगा रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि रॉलेट एक्ट का नारा था, कोई वकील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। इसमें पुलिस को असीमित अधिकार था। पुलिस शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके नजरबंद कर सकती थी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखें, या जालियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रकाश डालें। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखें अथवा जालियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा, जब रॉलेट एक्ट भारत आया तो महात्मा गांधी सहित सभी प्रमुख नेताओं ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। इसी समय 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब में बैसाखी के दिन पुलिस ने पंजाब के 2 प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया और उसे नजरबंद कर दिया। अपने लोकप्रिय नेता के गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने नारा लगाए, जुलूस निकाले और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के रिहाई के लिए पंजाब के अमृतसर जिला के जालियांवाला बाग में
एक सभा बुलाई गई थी, शांति सभा। इस सभा में लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए थे, हिस्सा लिए थे, भाग लिए थे। इस बात की जानकारी पंजाब के सुपरिटेंडेंट कमांडर जनरल ओडायर को मिली। उस सभा में आने जाने का एक ही रास्ता था, पतला रास्ता। उस रास्ता को जनरल ओडायर ने घेर लिया और पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इतिहासकारों के अनुसार 10 मिनट में लगभग 1600 राउंड गोली चली। इसमें हजारों लोग मरे, हजारों घायल हुए। इसी घटना को हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस घटना की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसमें 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? खिलाफत आंदोलन क्या है अथवा खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व अंग्रेजों ने मुसलमानों से वादा किया था कि आप इस युद्ध में हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। हम मुसलमानों के राजनीतिक और धार्मिक हितों पर प्रहार नहीं करेंगे। लेकिन युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया, तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया, खलीफा को उसके पद पर से हटा दिया। चूंकि खलीफा मुसलमानों के धर्मगुरु थे, अतः भारतीय मुसलमान महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अली बंधु की अगुवाई में 1919 ईस्वी में खलीफा को उसके पद पर बैठाने के लिए, उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के लिए 1919 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया। उसी आंदोलन को हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की मांग क्या थी? प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की मांग क्या थी? तो आपका उत्तर होगा, खिलाफत आंदोलन की प्रमुख 3 मांगे थी। खिलाफत आंदोलन की प्रमुख 3 मांगे थी। पहला, तुर्की के खलीफा का पद यथावत रखा जाए। दूसरा, जजीरतुल अरब को इस्लाम का धार्मिक केंद्र था, उसे मुस्लिम शासन के अंतर्गत रखा जाए। और तीसरा, खलीफा मुस्लिम तीर्थ स्थानों की रक्षा करे। और अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के मुख्य बातों को लिखे। आपका उत्तर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रांतों के हस्तांतरित विषय पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया। दूसरा, भारतीय मामलों की देखरेख करने के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। विषय को पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय में बांटा गया। केंद्र में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया और बजट पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार मिल गया। ये महत्वपूर्ण बातें थी 1919 के अधिनियम की। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं अथवा असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने सितंबर 1920 ईस्वी में किया। इस आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार विमर्श करने के लिए 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम थे सरकार से प्राप्त उपाधियां, वैतनिक तथा अवैतनिक पदों को त्याग करना, सरकारी न्यायालय का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकार को कर न देना, सैनिक कर्मचारियों द्वारा विदेश में नौकरी करने से इनकार कर देना। गांधी ने इस
आंदोलन के दौरान कुछ रचनात्मक कार्य भी किया, जैसे राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना किया, पंचायत की स्थापना किया, स्वदेशी को स्वीकार करना, हथकरघा और बुनाई उद्योग को बढ़ावा देना, छुआछूत का अंत करना, हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करना। यह आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। गांधी के कहने पर बहुत सारे छात्रों ने विद्यालय, स्कूल, कॉलेज को छोड़ दिया। बड़े बड़े वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। यद्यपि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर दमन चक्र चलाया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा गांव में आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने को घेर लिया, उसमें आग लगा दी। उसमें दरोगा सहित 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के महत्व या प्रभाव या परिणाम को लिखे। असहयोग आंदोलन के महत्व, परिणाम या प्रभाव को लिखे। आपका उत्तर होगा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। इस आंदोलन से भारतीयों के मन में एक नया उत्साह पैदा हुआ। हालांकि इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने रोककर लोगों के मन में निराशा की भावना पैदा कर दिया, लेकिन फिर भी इस आंदोलन ने पूरे भारत में धूम मचा दिया। इस आंदोलन की प्रमुख परिणाम, नंबर 1, इसमें सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया, सभी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। नंबर 2, इस आंदोलन से लोगों के मन में आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई। 3, तीसरी विशेषता, परिणाम, कि अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में जो भय था, जो डर था, वह डर खत्म हो गया। और अगली विशेषता थी इस परिणाम हुआ कि महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 14वां नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा गांव हत्याकांड पर प्रकाश डाले। या चौरा चौरी कांड से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने पुलिस की बर्बरता से का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा गांव में एक पुलिस थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। इसमें दरोगा सहित 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज दल पर टिप्पणी लिखे या स्वराज पार्टी पर टिप्पणी लिखे। आपका उत्तर होगा, महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, तब सरकार ने महात्मा गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी के जेल में चले जाने के बाद देश में राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई। निराशा का वातावरण, निराशा का माहौल कायम हो गया। निराशा के इसी वातावरण में पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में एक पार्टी की स्थापना किया। उसी पार्टी को हम स्वराज पार्टी या स्वराज दल के नाम से जानते हैं। इस पार्टी का उद्देश्य स्वराज को प्राप्त करना था। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास और पहले महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। 16वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी के प्रमुख कार्यों को लिखें। आपका उत्तर होगा, स्वराज पार्टी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 1919 ईस्वी के अधिनियम का पुनः व्याख्या किया जाए। नंबर 2, संविधान के निर्माण के लिए विचार विमर्श करने के लिए, संविधान के निर्माण पर विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। नंबर 3, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। और नंबर 4, विरोध प्रकट करने के लिए सरकारी समारोह और उत्सवों का बहिष्कार किया जाए। 17वां नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड से आप क्या समझते हैं?
आपका उत्तर होगा भारतीय क्रांतिकारी धन प्राप्त करने के लिए लूट की योजना बनाई और इसी योजना के तहत 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला के काकोरी गांव में 8 डाउन ट्रेन को रोक दिया और रेल विभाग के खजाना को लूट लिया। इस घटना में लगभग 10 क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह पकड़े गए। सरकार ने उन्हें फांसी दे दिया और बाकी क्रांतिकारी भागने में सफल रहे। 18वां प्रश्न है, साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं? साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में कहा गया था कि सरकार प्रत्येक 10 वर्ष पर एक आयोग का गठन करेगी, जो आयोग इस बात की जांच करेगी कि भारत में संवैधानिक सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की संसद ने 2 वर्ष पहले ही 1927 ईस्वी में 7 सदस्यों वाली एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इस आयोग को हम साइमन कमीशन या साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। यह आयोग 3 फरवरी 1928 ईस्वी में इंडिया आया और इसका रिपोर्ट 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? आपका उत्तर होगा भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे। 20वां प्रश्न है, साइमन कमीशन के प्रमुख सुझाव या सिफारिश को लिखें। साइमन कमीशन के प्रमुख सुझाव या सिफारिश को लिखें। आपका उत्तर होगा साइमन कमीशन के प्रमुख सुझाव या सिफारिश निम्नलिखित है। नंबर 1, दोहरे शासन को समाप्त किया जाए क्योंकि यह सफल नहीं है। दूसरा, प्रांतीय स्वतंत्रता की स्थापना किया जाए, मताधिकार का विस्तार किया जाए, प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया जाए, सेना का भारतीयकरण किया जाए, बर्मा को भारत से और सिंध को बंबई से अलग किया जाए। ये इसकी प्रमुख मांगे थी। 21 नंबर प्रश्न है या 21वां नंबर का प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखें अथवा नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। इससे भारत मंत्री बेकेनहेड ने घोषणा किया कि यदि भारतीयों में एकता है तो वे अपने लिए एक ऐसे संविधान की रचना करें जो सर्वमान्य हो। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और उसी सर्वदलीय मीटिंग में भारतीय संविधान की रूपरेखा पेश कर दी, जिसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। 22वां प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के मुख्य बातों को लिखें। 22वां नंबर का प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के मुख्य बातों को लिखे। आपका उत्तर होगा, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत को तत्काल मतलब तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए। नंबर 2, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाए। नंबर 3, एक संघीय संविधान का निर्माण किया जाए। नंबर 4, संविधान की व्याख्या के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। 23वां नंबर का प्रश्न है, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं अथवा दांडी कूच से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, अंग्रेजों ने जब नमक पर कर बढ़ा दिया, अंग्रेजों ने जब नमक पर कर बढ़ा दिया
तब महात्मा गांधी ने नमक कर के विरोध में गुजरात में स्थित अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ एक विशाल यात्रा शुरू किया। इस यात्रा में महात्मा गांधी 24 दिन में 241 मील की दूरी तय किया और 5 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे डांडी नामक गांव में पहुंचा और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। 24वां नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश डाले या सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। आपका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया दूसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के साथ किया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने जनता से आह्वान किया था हर गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, शराब, अफीम और विदेशी कपड़ा की दुकान पर धरना दिया जाए, सरकारी संस्थाओं का त्याग किया जाए, सरकार को कर नहीं दिया जाए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए। लेकिन आंदोलन शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद मतलब 4 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। आंदोलनकारियों ने संपूर्ण देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई, स्त्रियों ने शराब की दुकान पर जाकर धरना दिया, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर दमन चक्र चलाई। लेकिन फिर भी यह आंदोलन बड़ी उत्साह के साथ, जुनून के साथ चलता रहा। बच्चों ने प्रभात फेरी लगाकर इस आंदोलन को और अधिक आगे बढ़ाया। इस आंदोलन के समय लड़कों का समूह बना था, उसका नाम था बंदरी सेना, और लड़कियों के समूह का नाम पड़ा था मंजरी सेना। 25वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर टिप्पणी लिखे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर टिप्पणी लिखे। आपका उत्तर होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसका आयोजन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को इंग्लैंड के लंदन शहर के सेंट जेम्स महल में हुआ था। इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य था साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बहस करना। इसकी अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। इस सम्मेलन में 89 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 16 ब्रिटिश संसद के 57 वायसराय के द्वारा मनोनीत और 16 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। लेकिन यह आंदोलन सफल नहीं हुआ। 26वां नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली समझौता से आप क्या समझते हैं? गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली समझौता से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निर्णय के 19 जनवरी 1929 को समाप्त कर दिया। सरकार ने महसूस किया कि कांग्रेस के बिना किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंचना संभव नहीं है। अतः देश में उचित माहौल, वातावरण पैदा करने के लिए सरकार ने कांग्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया, प्रमुख नेताओं को जेल से रिहा कर दिया और रिहा होने के बाद 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता। चूंकि यह समझौता दिल्ली में हुआ, तो इसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। 27वां प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया? दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया? आपका उत्तर होगा भारत में शांति की स्थापना तथा भारतीय संविधान के रूपरेखा के निर्माण करने के लिए 7 सितंबर 1931 को इंग्लैंड के लंदन शहर में एक वार्ता प्रारंभ हुई, जिसे दूसरा गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर गए थे। लेकिन सम्मेलन में गांधी ने क्या देखा कि यहां मौजूद सभी पार्टियां केवल अपने हित की बात कर रही है,
देश की समस्या और देश की आजादी पर कोई अपना वक्तव्य जारी नहीं कर रहा है। महात्मा गांधी खड़ा होकर सम्राट के सामने कहा कि सभा में जितनी भी पार्टियां बैठी है सारी पार्टियां सांप्रदायिक हैं, केवल कांग्रेस ही भारत की ऐसी पार्टी है जो सारे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। सरकार ने गांधी की बात को ठुकरा दिया। गांधी को दुख हुआ, सभा से उठकर इंडिया वापस आ गए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। 28वां प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन पर चर्चा करें या तीसरा गोलमेज सम्मेलन सब क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत मंत्री के द्वारा 7 नवंबर 1932 को इंग्लैंड के लंदन शहर में एक सभा बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई, एक बैठक बुलाई गई, जिसे तीसरा गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यह सम्मेलन 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला और बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। कांग्रेस ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, विरोध किया था, क्योंकि कांग्रेस के सभी नेता जेल में थे। 29वां नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट अथवा कम्युनल अवार्ड से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिक पंचाट अथवा कम्युनल अवार्ड से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद सरकार यह समझ गया कि भारतीय मतलब भारत के लोग सांप्रदायिक समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है। अतः 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारतीय समाज को कई राजनीतिक खंडों में तोड़ने का जो निर्णय लिया, उसी को हम सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। 30वां प्रश्न है, पूना समझौता अथवा पूना पैक्ट क्या है? पूना समझौता अथवा पूना पैक्ट क्या है? आपका उत्तर होगा, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा से दुखी होकर महात्मा गांधी आमरण अनशन पर चले गए। महात्मा गांधी के आमरण अनशन को समाप्त करवाने के लिए 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। इसी समझौता को हम पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और आज का अंतिम जो प्रश्न है, 13 पाठ का अंतिम प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि यह प्रतिवर्ष इस प्रश्न को पूछा जाता है। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका या भारत की राजनीति में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा, महात्मा गांधी, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। महात्मा गांधी, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी, जो राजकोट के दीवान थे, और माता का नाम पुतलीबाई। इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा माखन जी के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत इन्हें 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। 1888 ईस्वी में वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड चले गए, जहां 3 वर्षों तक रहा, वकालत की पढ़ाई किया और 1891 ईस्वी में वकालत की शिक्षा पूरा करने के बाद भारत आ गए और बम्बे हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला नामक एक भारतीय व्यापारी के मुकादमे की पैरवी को लेकर 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, जहां वे नस्लवाद के शिकार हुए, रंग भेद का शिकार हुए। यहां उन्होंने रंग भेद को देखा
इसके विरोध में आंदोलन चलाया, जेल भी गए और 20 वर्षों के बाद 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आ गए। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और उन्हीं के कहने पर संपूर्ण देश का दौरा किया और देश को आजाद कराने के लिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, 1918 में ही खेरा किसान आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और इन्हीं के प्रयास से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर मोहनदास करमचंद्र गांधी को या मोहनदास को महात्मा की उपाधि दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। वहीं भारत के लोग प्यार से इन्हें बापू के नाम से बुलाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी। महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली में है, जिसे राजघाट के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आज का 12वीं कक्षा के इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 13 के महत्वपूर्ण लघु और उत्तरीय और द्विउत्तरीय प्रश्न। निश्चित तौर पे यह पाठ आप सबके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा, इसलिए गौर से समझ लें और लिख लें। धन्यवाद।